नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीजीटी एग्जाम जो 10 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया। उसमें जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कट ऑफ को जो है निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, उन सभी प्रश्नों की लिस्ट हम देखेंगे और उनका उत्तर भी जानेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मैं जो है बहुत ही जल्द आपको जो है यूपी पीजीटी सिविक्स का कटअप दूंगा। और कटअप जो है हवा में मैं नहीं दूंगा, बल्कि 2021 का जो कटअप है और प्लस सीट है, कितना सीट था, साथ ही साथ 2016 में भी जो है एग्जाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसका कटअप कितना गया था, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं 2026 का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसका कटअप निर्धारित करूंगा। तो इसको देखना ना भूलें। साथ ही साथ इस सभी वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो टारगेट विद नीतीश के चैनल पे डाला जाता है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपी पीजीटी एग्जाम 2026 में वे 20 प्रश्न कौन से हैं जो एग्जाम का कटअप तय करेंगे। जो इसको सही किया होगा उसी का रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। और आपको बता दें कि मैंने ऑलरेडी जो है पीजीटी एग्जाम का इंटरव्यू दिया हुआ है और हमारा जो है 107 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। तो उसके आधार पे भी कटअप जो है हमारा काफी प्रमाणिक होगा। एक्सपीरियंस जो है उसको मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक जो प्रश्न आया था, निम्नलिखित आंदोलन अभियानों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। जैसे कि कल्चरल रिवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति जो है 1966 में हुई थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि ये जो है 1958 में हुई थी। फाउंडिंग ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में हुई थी और 100 फ्लावर्स कैंपेन 1956 में हुई थी। तो इसमें जो आप मिलान करेंगे तो सी नंबर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। सी के बाद से सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? डी। सी के बाद आ रहा है डी। डी के बाद से आ रहा है बी, ठीक है। सी के बाद से आ रहा है बी। अब बी के पास से आ रहा है ए। तो राइट आंसर सी डी बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ट्रेडिशनल प्रश्नों से थोड़ा सा हटकर था, ठीक है। माओ को पढ़ेंगे और चीनी गणराज्य को पढ़ेंगे तो ये भी प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कटअप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये देखिए, रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का अवधारणा का जनक माना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए नंबर, ठीक है। द सर हेनरी मैन का मानना था कि प्रथा और परंपरा संप्रभु शक्ति के प्रयोग को सीमित करती है। बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा बी नंबर, सही है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये जो है एच जे लास्की की पुस्तक है, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी गलत। और जो मोसलिनो था ये इटली का तनासा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो यहां पे अगर आप हटा देते हैं, ठीक है, ये हेनरी मैन वाला मैंने गलत कर दिया है, ये वाला ही गलत है, ठीक है। ये इसमें अगर आप दो ऑप्शन सी और डी हटा दें तो इलिमिनेट हो जाएगा। ये सी इसमें है, इसमें भी सी है, ये इलिमिनेट हो गया, डी भी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1947 में बनाई गई संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो इसमें जो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र WHO जो है ये कार्य करना 7 अप्रैल 1948 को शुरू किया है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? तो ये जो है कनाडा में है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दोनों कथन गलत हैं, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको काफी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके इस ऑप्शन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे उड़ीसा मान लीजिए, लोकायुक्त का गठन 1970 में हुआ, यूपी में 1975 में, आंध्र प्रदेश में 1983 में और जम्मू कश्मीर में 2002 में। तो आप जब इसको मैच द फॉलोइंग करिएगा तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सबसे पहले आएगा। बी के बाद जो है आपका हो जाएगा ये बी के बाद हो जाएगा यूपी, तो बीसी हो गया। फिर से तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? एपी, और डी जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो एपी जो है ए नंबर पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार कटअप को निर्धारित करेगा। और आपको बता दें कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, पीजीटी का पेपर सबसे आसान, अभी तक का सबसे आसान पेपर है। इसमें जो है 120 प्लस भी करने वाले लोग होंगे और नॉर्मल स्टूडेंट जो है 110 प्लस आराम से कर सकते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक है मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज
इन द एज ऑफ एआई है। तो ये एचडीआर 2025 का जो है शीर्षक है, ठीक है। प्रशासन में शुरू की गई प्रदर्शन, बजट निर्माण और मूल्यांकन की प्रणाली किसका एक उदाहरण है? तो ये एग्जीक्यूटिव नियंत्रण का उदाहरण है। ये भी जो है काफी कंसेप्चुअल प्रश्न था, जिसको करने में काफी छात्रों को दिक्कत आई होगी। अगला है, भारत में विकास प्रशासन की अवधारणा को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुखता प्राप्त हुई? तो देखा जाए तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत तो 1952 में ही हो गई थी। यह एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण है, लेकिन प्रमुखता से जो है तीसरी योजना में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप तैयार करने वाला पहला व्यक्ति था? तो जीन वेडिन था, आप जानते ही हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। 36 नंबर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साल्ट संधि 1972 पे हस्ताक्षर हुए। ये बिल्कुल सही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 1978 में सोवियत संघ के साथ साल्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए। ये कथन गलत है, 1979 में किए थे। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? ये भी जो पुस्तक है सामान्य रूप से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बहुत कम लोगों को मिला होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ये कथन देखिए, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 19 अप्रैल 1952 को हस्ताक्षर 5 सूत्री समझौता था। ये 19 अप्रैल 1954 को हुआ था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए। तो 2 नंबर जो है सही है। तो इसका मतलब कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय समूह के सिद्धांत के रूप में प्रकार याद यानी कि फंक्शनलिज्म का प्रतिपादक था? तो डेविड मित्रानी थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये सही है। एनपीटी केवल 5 परमाणु हथियार प्राप्तों को ही परमाणु हथियारों के वैध धारक के रूप में मान्यता देता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि भारत जो है इसे विभाजनकारी मानता है, विभेदकारी मानता है इस नीति को। अगला प्रश्न देखिए, एक दर्शक के रूप में प्रत्यक्षवाद मानकीय आदर्शों पर जोर देता है। ये बिल्कुल गलत कथन है। प्रत्यक्षवाद जो है साइंस को ज्यादा मानता है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन सेंस ऑर्गन से महसूस करके बनाए गए हों उनको जो है ये प्रत्यक्षवाद कहते हैं। विधिक प्रत्यक्षवाद के अनुसार कानून प्रतिबंध द्वारा समर्पित संप्रभु का आदेश है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र द्वारा अवशिष्ट शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की सिफारिश और राज्य की अधिक स्वायत्तता की मांग थी? तो राज्य मनार समिति ने की थी। इसमें भी आपको काफी डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है? तो ये जो स्टेटमेंट है अनुच्छेद 4 हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर एग्जामों में नहीं देखने को मिला होगा। किसने संयम को बुराई के रूप में वर्णित किया है? तो जीएस मिल ने किया है अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न हैं ये आपके कटऑफ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्ष 1999 में विधानसभा के आम चुनावों में गोवा राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप जो पुस्तक आप देख रहे हैं इसको काफी लोगों ने गलत किया होगा, ठीक है। द सोशल सिस्टम हो जाएगा टेलकट पार्सल, साइंटिफिक मैन हंस जे मर्गेंथाउ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो है कटऑफ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये क्वेश्चन। अगला है, एलेनोर रूजवेल्ट निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को बनाने में योगदान के लिए जानी जाती है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन 5-6 साल पुराना, तो शायद ही इस पे कोई इसका ध्यान गया हो। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा जब तक राज्य मौजूद है कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तब कोई राज्य नहीं होगा? ये लेनिन का स्टेटमेंट है। ये भी जो है काफी लोगों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को। किस वर्ष एनपीटी आधिकारिक रूप से लागू हुआ था? तो 1970 में जो है एनपीटी लागू हुआ था। 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1970 में लागू हुआ था। इस पे भी लोगों ने काफी गलत उत्तर मारा है। कोई 1969 मारा है, कोई 1967, 68 सब मार दिया है। भारतीय न्याय संहिता
23 के बारे में क्या सत्य है? तो आप जानते हैं कि 1860 के औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता को बदल दिया गया। इसमें 20 अध्यायों के माध्यम से 358 खंड है। इसमें विभिन्न अपराधों की नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं, ये भी सही है। तो ए बी सी इसमें राइट आंसर है, डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न जो पीजीटी का कटअप निर्धारित करेगा। और मैं बहुत ही जल्द 2016 2021 का जो पीजीटी एग्जाम हुआ है उसके कटअप के आधार पे जो है एनालिसिस करूंगा कि 2026 का कटअप किया जा सकता है। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। नमस्कार।